हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहता है, श्री मोहन जी कानपुर में रहते हैं। मिस्टर मोहन रेजिडेंट इन कानपुर। ही गेट अ बेसिक सैलरी 2 लाख रुपया, डियरनेस पे 2 लाख रुपया। बेसिक सैलरी इनको 2 लाख रुपया मिलती है, डियरनेस पे मतलब महंगाई वेतन 2 लाख मिलता है। मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस 1,50,000 रुपया मिलता है और 1,80,000 रुपया रेंट पेमेंट करता है। कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना करनी है, मतलब टैक्सेबल एचआरए की गणना करनी है। आपको मैं बता दूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। ध्यान दीजिएगा, कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। लिखना है एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 40%, 50% ऑफ सैलरी। आपको लिखना है टैक्सेबल एचआरए बराबर रिसीव्ड एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। पेपर में बहुत पूछा जाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं इसको हम। पेपर दोगे तो आपको खुदे मालूम चल जाएगा। इनको पूरे साल भर का जो एचआरए मिलता है, पूरे साल भर का मकान किराया भत्ता 1,50,000 रुपया। आपको ध्यान देना है कितना मिलता है। पूरे साल भर का 1,50,000 रुपया महीना मिलता है और इन्होंने कितना पूरे साल भर का चुकाया है, 1,80,000 रुपया पूरे साल भर का चुकाया है। वेतन का क्या परसेंट? वेतन का 10%। वेतन का आ से मूल वेतन है 2 लाख, मूल वेतन और महंगाई वेतन, कमीशन और महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। मूल वेतन तो 2 लाख दिया है, महंगाई भत्ता भी 2 लाख दिया, महंगाई वेतन भी दिया है और चीज़ें नहीं दी हैं। 4 लाख का 10% 40,000, कितना बचेगा? 1,40,000 रुपया। और उसके बाद आपको बताना चाहते हैं मकान इनका कहाँ पर है। कोई स्थान दिया है, कानपुर है। कानपुर के लिए वेतन का 40%, 4 लाख का 40%, 1,60,000। तीनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त होगा। तीनों में से कम है 1,40,000, कर मुक्त है। मिला है इनको 1,50,000। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया इनका टैक्सेबल हो जाएगा। यही आपका इनका आंसर आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त की घोषणा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा, एस.पी. गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा आराम से, जरा ठहर करके हम पढ़ लेते हैं।
कहता है निम्न सूचना से सुरेश की वेतन से आय ज्ञात करिए। निम्न सूचना आपके सामने दी गई है, किताब होगी तो आप पढ़ लेंगे। सकल वार्षिक वेतन 3 लाख रुपया मिलता है। नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए गए 25,000 रुपया। नियोक्ता द्वारा चिकित्सालय व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाए गए जो आयकर के मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। ठीक है। चौथा कहता है कमिश्नर द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए व्यक्ति व्यय नियोक्ता की पूर्ति 20,000 रुपया। विदेश यात्रा पर व्यय 1,75,000 रुपया। देखभाल के लिए मरीज को एक व्यक्ति भी गया हुआ है। विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर नियोक्ता द्वारा वहन 1 लाख रुपया उपर्युक्त 6 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है। ठीक है। ध्यान देना है कि अपनी कॉपी में आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, लिखिएगा फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आप पेपर देने जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर वही लिखना, कर निर्धारण वर्ष। ठीक है भैया। कह रहे हैं क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस सैलरी 3 लाख, सकल वार्षिक वेतन 3 लाख। पहला आपको लिखना है ऐसे, ग्रॉस सैलरी 3 लाख रुपया इनको मिलती है। कितना? ग्रॉस सैलरी 3 लाख, टैक्सेबल होगा। बी पे कहता है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए 25,000 रुपया। ठीक है। दूसरा लिखना है मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाई प्राइवेट डॉक्टर और पेड बाई एम्प्लॉयर फॉर प्राइवेट डॉक्टर 25,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता ने इनको साल भर में 3 लाख रुपया वेतन दिया। किनको दिया? 3 लाख रुपया वेतन दिया। इनको बीमारी हो गई है, इनके इलाज के लिए 25,000 रुपया प्राइवेट डॉक्टर को दिया। नियोक्ता मतलब मालिक ने, जिसके यहाँ नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं है, प्राइवेट का डॉक्टर दिया गया तो भैया टैक्सेबल होगा। ये सुविधा मानी जाती है कि नियोक्ता ने इनको सुविधा दे दी। 25,000 रुपया किसके लिए दिया? अपने कर्मचारी के लिए दिया। तो कर्मचारी को 3 लाख मिला और 25,000 रुपये की सुविधा मिली इनको, मेडिकल का खर्चा मिला। ये तीसरा क्या कहता है बच्चा? कहता है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाए गए जो मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। देखो भैया, इनकम टैक्स का मुख्य कमिश्नर होता है। मुख्य कमिश्नर का मतलब होता है चीफ कमिश्नर इंग्लिश में। ठीक है। उसके द्वारा अनुमोदित का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा अनुमोदित का मतलब होता है कि जो भी चिकित्सा व्यय चुकाया जाएगा, अनुमोदन लिखा है सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा नंबर भैया कहता है कि इन्होंने चीफ कमिश्नर ने अनुमोदित किया है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा जो अनुमोदित किया गया है, समझिएगा। ये अनुमोदित नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर को नियोक्ता ने चुका दिया। अगला क्या कहता है? अनुमोदित है, मतलब कि कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है तो तीसरे नंबर में आप ऐसे लिख लीजिएगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त। अंग्रेजी जो अगर आपको पेपर में लिखना हो तो वही अंग्रेजी है जो किताबियों में वही लिखा देना। हम चाहे तो लिख दे, लेकिन लिखेंगे नहीं, फालतू पन्ना बर्बाद होगा मारकर। चौथा नंबर, अगला मेडिकल एक्सपेंसेस
इनकर्डमेंट बाई एम्प्लॉई, देखो समझिएगा, कर्मचारी द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए नियोक्ता की पूर्ति। जैसे जो कर्मचारी है, जैसे मैं कर्मचारी हूँ, कोई कर्मचारी है, उसने 20,000 रुपया कहाँ दिया, मेडिकल का खर्चा दिया है, लेकिन मालिक जो है उसका, एम्प्लॉयर जो है उसका, वो कह रहा है ऐसा है तुम्हारा हिस्सा हम तुमको 20,000 दे रहे हैं, लेकिन ये भी अप्रूव्ड है सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा। कहने का मतलब अप्रूव्ड होगा तो क्या होगा, कर मुक्त होगा। अप्रूव्ड होगा तो क्या होगा, कर मुक्त होगा। किसी संस्था द्वारा अप्रूव्ड होगा तो कर मुक्त होगा, याद रखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो क्या कहता है, कहता है विदेश में 5वां नंबर, विदेश पर यात्रा व्यय 1.5 लाख रुपया खर्चा किया गया है। विदेश रुपए में यात्रा पर 1.5 लाख खर्चा गया है। विदेश में गए हैं चिकित्सा कराने। 5वें नंबर में कहता है विदेश में गए हैं, फॉरेन में गए हैं चिकित्सा कराने। विदेश में गए हैं चिकित्सा कराने। जब विदेश में चिकित्सा कराने गए हैं तो वहाँ पर रुके हैं, उनके साथ एक व्यक्ति भी गया है देखभाल के लिए, ठीक है, ठीक है, वो भी दिख रहा, समझिएगा। तो उस पर खर्चा कितना हुआ है, 1.5 लाख रुपया। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अबोर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग, कितना खर्चा हुआ है भैया, खर्चा हुआ है इनका 5वें नंबर में 1,50,000 कहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000 टैक्सेबल हो यहाँ पर, इसके लिए नियम लगेगा ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से अधिक है तभी टैक्सेबल लगेगा, तभी टैक्सेबल होगा, इसका नियम है। सकल कुलाय अगर 2.5 लाख से अधिक है तो 2 लाख से अधिक है, ये है, तभी टैक्सेबल होगा। 6ठा नंबर कहता है, क्या कहता है, एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया है, देखभाल 2.5 लाख रुपया नियोक्ता ने दे दिया इनको विदेश में ठहरने के लिए, और 1 लाख रुपया और रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है। तो आपको लिखना है एक्सपेंडिचर ऑन स्टे, स्टे मतलब रहने के लिए 2.5 लाख रुपया नियोक्ता ने दे दिया। आरबीआई द्वारा कितना परमिट है, आरबीआई ने 1 लाख की छूट दे दी, कितना हो जाएगा 1,50,000, जोड़ लीजिएगा 6,25,000, ध्यान दीजिएगा। और इसको बोलेंगे लेस कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो व्यक्ति सैलरी से पैसा कमाता है 50,000 की छूट मिलती है, 5,75,000 रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ग्रास सैलरी 3 लाख मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड किया जाएगा मालिक की ओर से प्राइवेट में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला तीसरा और चौथा एग्जेम्प्ट है, जो कहीं से अप्रूव होता है इनकम टैक्स से, आरबीआई से, भारत सरकार की से, वो कर मुक्त है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पर इन्होंने खर्चा किया 1.5 लाख। अगर किसी व्यक्ति की आय, इसमें बोला गया है हमारे नियम में, या व्यक्ति की आय नॉट एग्जेम्प्ट हिज ग्रास टोटल इनकम, अगर 2 लाख से कम होती है तभी एग्जेम्प्ट होगी, 2 लाख से ज़्यादा है ग्रास टोटल इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद इन जो विदेश में रह रहे हैं 2,50,000 रुपया खर्चा हुआ है इनका, ठीक है, मालिक दे रहा है 2,50,000 रुपया बाद में। आरबीआई द्वारा अनुमोदित कितना है, 1 लाख रुपया तक अनुमोदित है, अनुमोदित का मतलब अप्रूव्ड है। 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, 1,50,000 जोड़ लेंगे 6,25,000। आपको बता दें जहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो, जहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करना हो, वहाँ 50,000 रुपये की छूट मिलती है। प्रत्येक क्वेश्चन में 50,000 रुपया घटाने का प्रावधान रहता है, ठीक है, 50,000 रुपया घट जाएगा तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, समझ रहे हैं, 5,75,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। आपको क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना चाहते हैं कि कहता है क्वेश्चन हमारा, अरुण की कर योग्य वेतन से आय की गणना करिए। वेतन दिया है 5 लाख, महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं है 20,000, मकान किराया भत्ता 1,20,000, नौकरी का स्थान चेन्नई, किराया दिया 1,50,000, नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपया मासिक महीना, चिकित्सा भत्ता मतलब 100 रुपया मासिक दिया है। कोई बात नहीं है, आप लोगों से अपील करते हैं कि पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अपना लिख लेंगे। इनको जो सैलरी मिल रही है भैया, पूरे साल की सैलरी, सब कुछ पूरे साल का दिया है। सैलरी इनको मिल रही है 5 लाख रुपए का। समझ में आया? सैलरी कितना दिया जा रहा है? 5 लाख रुपया। डीए महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है इनको? पूरे साल भर का 20,000 रुपया। उसके बाद क्या मिल रहा है? मकान किराया भत्ता है, किराया दिया, नौकरी का स्थान, क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। याद रखिएगा कितना मिल रहा है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस इनको मिल रहा है 200 रुपया महीना, 12 महीने का, 12 दूनी 2400 रुपया। 200 रुपया महीना मासिक बोला है, 200 रुपया महीना, 12 महीने का 2400 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चिकित्सा भत्ता मिल रहा है 100 रुपया महीना, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस 100 रुपया महीना, 12 महीने का 1200 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा एक बार फिर से, वेतन दिया है 5 लाख रुपया, उसके बाद डीए दिया है महंगाई भत्ता 20,000 रुपया, सीसीए मतलब क्या होता है? सिटी कंपनसेशन अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपया महीना, 12 महीने का 2400, 100 रुपया महीना मेडिकल का, 12 महीने का 1200। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एचआरए दिया है ना भाई, एचआरए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। एचआरए ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, टैक्सेबल एचआरए आपको निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, ठीक है। ऐसे लिख लो, ज़्यादा झंझट मत करो। एचआरए की गणना, टैक्सेबल एचआरए की गणना, जो एचआरए आपको टैक्सेबल एचआरए की गणना, इसका सूत्र क्या होता है? एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 50% 40% ऑफ सैलरी। सबसे पहले कितना एचआरए मिल रहा है साल भर में इनको? पूरे साल का मकान किराया भत्ता दिया है इन्होंने मकान किराया भत्ता दिया है 1,20,000 इनको मिल रहा है। इन्होंने किराया जो पेमेंट किया है 1,50,000। 10% ऑफ सैलरी का मतलब होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, तो कमीशन और महंगाई वेतन। केवल मूल वेतन का 10% लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 लाख बचेगा, और चेन्नई में है तो वेतन का 50%, 2.5 लाख। समझिएगा, मतलब वेतन में 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं, 4 में केवल एक ही मिलेगा आपको। यहाँ पर मूल वेतन महंगाई भत्ता है, लेकिन सेवा शर्तों का भाग नहीं है, सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवा शर्तों के अधीन नहीं है तो आपको एचआरए मिला 1,20,000, रेंट पेड किया 1,50,000, 10% ऑफ सैलरी है 5 लाख का, 10% 50,000, 1 लाख बचेगा। 50% 40% ऑफ सैलरी, तो आपको ध्यान देना है 50%। चेन्नई में है तो 50% ध्यान देना है। टैक्सेबल एचआरए कैसे आएगा? मिला है इनको 1,20,000, तीनों में कम क्या है? 1 लाख। जो मिलता है उसमें से तीनों में जो कम रहता है वो घटा देते हैं।
20,000 एच आर ए आपका 20,000 आ जाएगा टैक्सेबल एच आर ए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा समझ रहे हैं, जोड़ लीजिए 5,43,600, 5,43,600, इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, ठीक है। लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना 50,000 रुपया अपने मन से माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फॉर्मूला है। कितना बचेगा भैया 4,93,600, इसे बोलेंगे नेट सैलरी। याद रखना हमारी बात को, सैलरी लिखना है, डीए लिखना है, सीसीए लिखना है, मेडिकल लिखना है, इसको लिख लोगे। एचआरए की गणना का जो पहले दूसरे तीसरे और चौथे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसी का परिणाम आपको यहाँ पर 20,000 एचआरए मिलेगा, ये लिख देना है। जोड़ने के बाद 5,46,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट मिलेगी, अपने आप से माइनस करना है, और 4,93,600 आपका उत्तर आ जाएगा। इसे अपने कॉपी में लिख लेना।